हमारे YouTube चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है जो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों जाकर देखिएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन पर सूरदास के गुरु कौन थे। तो दोस्तों इनके जो गुरु थे सूरदास के वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है दोस्तों, ये वल्लभाचार्य इनको मिले कहाँ थे। दोस्तों वल्लभाचार्य जो हैं ये इनकी मुलाकात जो हुई थी ये आगरा के समीप गऊ घाट, आगरा के जो समीप है वो गऊ घाट, उस पर इनकी मुलाकात हुई थी इनसे। ठीक है। अच्छा, ये जो सूरदास है ये इनकी जो दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो सूरसागर है, सूरसागर, सूरसावली, ठीक है दोस्तों, सूरसावली और साहित्य लहरी है। याद रखेंगे सभी, साहित्य लहरी। ठीक है दोस्तों। और ये जो थे सूरदास, ये क्या थे, ये भगवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की इन्होंने रचना की है, जिनमें से अब कितने पद, 500 पद ही उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पर है, सूरसागर में उपलब्ध है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गति, यति, तुक या दोस्तों गण। दोस्तों छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम यति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यति। जैसे हम छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है तो उसको ही हम, रुकने के स्थान को क्या कहते हैं, उसको ही हम यति कहते हैं। जैसे छोटे छंदों में अगर रुकेंगे तो साधारणतया यति कब आता है, अंत में आता है। और अगर हम बड़े छंद पढ़ रहे हैं तो एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, दोस्तों उपमान। उपमान। तो दोस्तों जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। याद रखेंगे, नहीं सॉरी दोस्तों, प्रविशेषण नहीं, इसको कहते हैं विशेष्य। सॉरी दोस्तों, इसको कहते हैं विशेष्य। ठीक है, सभी याद रखें, इसको क्या कहते हैं, विशेष्य। जैसे दोस्तों कोई बाहर, जैसे उदाहरण में देखेंगे, बाहर कोई घंटी बजा रहा है, बाहर कोई घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, बजा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई क्या हो गया इसमें, कोई क्या हो गया दोस्तों, विशेषण। ठीक है दोस्तों। और जी इसमें जो व्यक्ति, कोई तो व्यक्ति तो होगा ही, वो हो गया विशेष्य। तो कोई विशेषण द्वारा व्यक्ति विशेष्य की विशेषता बतलाई जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, दोस्तों गुणवाचक। तो दोस्तों ये जो आता है प्राचीन शब्द विशेषण के, ये गुणवाचक में आता है दोस्तों, सभी याद रखेंगे। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या, याद रखेंगे, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार या गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं ये। जैसे चंचल, याद रखेंगे दोस्तों, चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक आदि। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास का विशेषण रूप है, क्या है, अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या दोस्तों आभासित। तो दोस्तों आभास का जो विशेषण रूप है वो क्या हो जाएगा, अभ्यासी। याद रखेंगे सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरे के लिए उचित शब्द चुनिए। द्रौपदी का चीरकार्थ क्या है दोस्तों, नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना या दोस्तों सुंदर स्त्री। तो बताएंगे दोस्तों इसका जो द्रौपदी का चीर जो है वो कभी समाप्त न होना। ठीक है दोस्तों, ये न है, न लिखा हुआ। ठीक है, न होना, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरे के लिए उचित शब्द चुनिए। कूप मंडूक होना, ठीक है दोस्तों, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या दोस्तों सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होने का मतलब होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से लय। तो दोस्तों इसी प्रकार के से इन्हें लगाना है, कौन सा क्रम ये बनेगा। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो इसमें जो बनेगा ये पहला ही बन जाएगा। देखो दोस्तों कैसे, यह क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, फिर उसके बाद यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से
कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। दोस्तों ये हो जाएगा सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर बढ़ती है, ठीक है। और फिर हो जाएगा यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप जो इस प्रकार के क्वेश्चन आए उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय, ईशान, वायव्य या दोस्तों नैऋत्य। दोस्तों इसको जो कहते हैं ये कहते हैं ईशान। किसके? पूरब और उत्तर के। दोस्तों ये जो पूरब है, इधर देखो, इधर पूरब होता है और इधर क्या होता है? उत्तर। तो इसके बीच की ये वाली ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? ईशान, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। जो वलय का अर्थ है उसको आपको चिन्हित करना है। क्या? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या दोस्तों आवरण। दोस्तों ये जो होता है वलय, वलय के नाम से आप देख रहे होंगे गोलाकार घेरा, याद रखेंगे सभी। वलय इस प्रकार का होता है दोस्तों, वलय, छल्ला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवयवी भाव समास का चयन कीजिए। अवयवी भाव समास देखेंगे। पाप पुण्य में है, आजीवन में है या घुड़सवार में है दोस्तों, पीताम्बर में है। तो दोस्तों ये जो है आजीवन में क्या है? अवयवी भाव समास है। अच्छा, अवयवी भाव समास होता क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है दोस्तों, दिन रात, प्रतिदिन, प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना पे कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण का कारक है, संप्रदान कारक है दोस्तों, अधिकरण कारक है। तो दोस्तों इसमें जो है इसमें अधिकरण कारक है, ठीक है दोस्तों। कैसे? अब देखते हैं। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए। किसका? समय, स्थान और अवसर का बोध कराए तो क्या कहलाता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है। तो ये सब किसके उदाहरण? ये अधिकरण के उदाहरण है, अधिकरण कारक के उदाहरण है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? दोस्तों पूजा घर या पुजारी, घर या सवारी, गुफा या बड़ी गुफा, देवालय या अश्वशाला। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा देवालय और अश्वशाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ये दोस्तों होने हैं, होने, रह नहीं है, ये होने लगी। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। और ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ये है वर्षा, ठीक है दोस्तों। तो जिसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जैसे दोस्तों हम बताते हैं मिश्र वाक्य क्या होते हैं। दो वाक्य जब आपस में जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, तो इत्यादि से जुड़े हों तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। तो दोस्तों ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्यांश को पढ़कर 15 से 18 जो दिए गए हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। आज वर्षों बाद उठी है एक इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है। इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। दोस्तों ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए इसके आंसर दोगे आप। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। कहे की इच्छा उत्पन्न हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, या मन से बातें करने की, या खुशियां मनाने की, या दोस्तों अपनी पहचान बनाने की। तो दोस्तों कवि के जो मन में जो इच्छा हुई है उन पंक्तियों से अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा हुई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्तों के बारे में कवि किसको कह रहा है? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, या शुष्कता के। तो दोस्तों कवि जो कह रहा है मन के सूनेपन को बतला रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है दोस्तों? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, या शुष्क कलियों पर। तो दोस्तों ये जो हुआ है ये विचारों की कलियों पर बता रहा है कवि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? जो कवि ने पंक्तियों में गहनता बताई है, गहनता की फसल, उससे क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, या दोस्तों विचारों की गंभीरता। दोस्तों इसमें क्या है? विचारों में परिपक्वता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। बताएंगे। अपेक्षा 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 उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, या उपेक्षा उपेक्षा। तो दोस्तों देखेंगे ध्यान से। तो दोस्तों इसमें देखो, इसमें हो जाएगा उपेक्षा और अपेक्षा। देखो, रामू की उपेक्षा, अगर हम इसमें उपेक्षा लिखेंगे, उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुलना कर दी, अधिक बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सभी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकार बताइए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। दोस्तों देखेंगे, विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, या उपमा। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? मछली जो है, मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, पानी बीच मीन प्यासी, मीन माने मछली, पानी मतलब पानी के बीच, मीन मतलब मछली प्यासी है। मोही सुनी सुनी आवे हासी, मतलब मुझे सुनकर हंसी आ रही है इस बात को देखकर, क्योंकि मछली कहाँ रहती है? जल में, और जो आदमी जल में है वो वही मतलब प्यासा है पानी के अंदर भी। तो इस बात को पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? विभावना विशेषोक्ति का विपरीत है। तो इसमें कारण के बिना ही कार्य होता हुआ दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस या गंगा, कृष्ण, कामायनी या मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील या पुस्तक। तो दोस्तों आप बताएंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो राम, रामचरित और गंगा है। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन आदि। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं बताना कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, या दोस्तों सुरसरिता। तो दोस्तों इसका जो नहीं है गंगा का पर्यायवाची, वो कालिंदी नहीं है। दोस्तों याद रखेंगे। गंगा के और पर्यायवाची देखेंगे दोस्तों, क्या कहें? नादीश्वरी, नदीश्वरी, सॉरी नदीश्वरी, याद रखेंगे। त्रिपदगा, देवपगा, जहानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमृतंगरिणी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये सब किसके हैं? ये गंगा के हैं। जो कालिंदी है ये किसका है? ये यमुना का पर्यायवाची है। दोस्तों याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो दोस्तों श्रृंगार में ये नीचे को ऐसे भी बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? ये इसमें हो जाएगा श्रृंगार। सही वर्तनी श्रृंगार है। दोस्तों याद रखेंगे। ये जो अवनति ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, अवनति लिखा जाता है ए व न त प छु थी, अवनति। ठीक है दोस्तों। मुश्किल, मुश्किल ऐसे लिखा जाता है, मुश्किल लिखा जाता है ऐसे, मुश्किल, याद रखेंगे दोस्तों। और मातृभूमि, मातृभूमि ऐसे लिखा जाता है, मातृभूमि लिखा जाता है ऐसे, मातृभूमि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द तुम्हें चिन्हित करने हैं। पुरुष, स्त्री, मनुष्य या भीड़। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल समूह, जो समूह बना रहे हो तो भीड़ ही तो समूह बनाएगी, ये थोड़ी ना बनाएंगे ना। पुरुष, स्त्री, मनुष्य ये तो नहीं बनाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ए, कै, इक, या दोस्तों सिक। तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द अंश के शब्दों के अंत में जुड़कर दोस्तों क्या करते रहते हैं? उनके अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय बताना है तो आंशिक में क्या प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? आंशिक में हो जाएगा इक प्रत्यय। इक प्रत्यय हो जाएगा आंशिक में। वैज्ञानिक में भी इक हो जाएगा, वैदिक में भी इक, लौकिक, दैनिक में भी, इन सब में क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय हमारा हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको लिख के नहीं बता रहा हूं क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप ऐसे ही सुन लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी
का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसमें बताएंगे आप कोई त्रुटि है या नहीं है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसमें ये तो ए है, ये बी वाला पोर्शन है, और दोस्तों ये सी वाला पोर्शन है, ये दोस्तों डी वाला पोर्शन है ये। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो देखो दोस्तों, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, ऐसे थोड़ी हो गया है, वो दोस्तों करा गया है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हो गया है। तो इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वधूर्मी का संधि विच्छेद है दोस्तों, वधूर्मी का आप संधि विच्छेद बनाएंगे या किया गया है हाँ वधूर्मी का। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी, या दोस्तों वधु प्लस उर्मी। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका होगा वधु प्लस उर्मी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अनुसार क्या होता है दोस्तों, ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रम से है समान ह्रस्व, यदि है ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे धर्म, अभी धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, तो क्या हो जाता है दोस्तों, धर्मार्थ, धर्मार्थ। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर हम वधु प्लस उर्मी तो ये वधुर्मी हो जाएगा। ये लिख रहा, ये तो लिख रहा है नारी प्लस ईश्वर। देखते हैं दोस्तों, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर, नारीश्वर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, पावक, अनिल, अनल, या दोस्तों कृषाणु। तो दोस्तों इसमें जो है ये भिन्नार्थक जो मतलब अलग है वो कौन है, अनिल है। क्यों दोस्तों, ये जो पावक, कृषाणु तथा अनल है, पावक, कृषाणु तथा अनिल है, अनल है, ये किसके हैं, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल किसका है, हवा का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, सभी याद रखेंगे ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष का विलोम बताएं, खुशी, विषाद, उल्लास, या दोस्तों आनंद। तो कभी कभी आप दोस्तों हम हल्के हल्के क्वेश्चन में भी गलत कर बैठते हैं। तो दोस्तों हर्ष का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, सभी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, प्रलय के, धवल के, पंकिल के, या दोस्तों पामर के। तो दोस्तों ये जो है ये पंकिल, पंकिल के पर्यायवाची हैं। जो पंकिल होता है ये गंदा का पर्यायवाची होता है, गंदला, मैला, मलिन, पंकिल। और दोस्तों धवल, धवल जो होते हैं धवल के पर्यायवाची, धवल का अर्थ क्या होता है, उजला। ठीक है दोस्तों, प्रलय का अर्थ क्या होता है, प्रलय का अगर आप अर्थ निकालेंगे विनाश। और दोस्तों जो पामर है ये पामर, पामर का अर्थ जो होता है दुष्ट, दुष्ट, खल, दुष्ट, खल आदि। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्कश का विलोम चुने, कठोर, विवेकी, मधुर, दोस्तों विनम्र। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मधुर। ठीक है दोस्तों, कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर दोस्तों। ठीक है, सभी सभी याद रखेंगे। कठोर, कठोर का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, कोमल, कोमल। विवेकी का अविवेकी, याद रखेंगे सभी ये दोस्तों। ठीक है, धृष्ट का, विनम्र का क्या हो जाएगा, धृष्ट। ठीक है दोस्तों, धृष्ट, क्या धृष्ट ऐसे बनता है, धृष्ट। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। दोस्तों इस क्या हो जाएगा इसका, इंद्रजीत। और दोस्तों जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे, जितेंद्रिय। इंद्रियों पर, इंद्रियों पर प्राप्त विजय, प्राप्त करने वाला, ठीक है, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, धनी, सर्वर्ण, श्रेष्ठ, या दोस्तों कुलीन। तो उसको क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य। दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा दोस्तों इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि जो हम किसी इच्छा तो कर रहे हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं जिस वाक्य में इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध हो, दोस्तों क्या कहलाते हैं, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अतः ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, एक इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री राधा, इति श्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इति श्री। श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इति श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है, जो फूल का पर्यायवाची नहीं है तो वो दोस्तों वो बताएंगे सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। तो दोस्तों तनुजा नहीं है, तनुजा किसका है, ये तनुजा बेटी का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, फूल के पर्यायवाची सुमन, फूल के पर्यायवाची सुमन,
सुमन, पुष्प, कुसुम, फूल, प्रसून, लतांत, मंजरी, गुल हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। तो दोस्तों श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।